समझो कि रोमन एम्पायर एंशिएंट एज का ब्रिटिश एम्पायर था। जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर ने मॉडर्न एज में काफ़ी ज़्यादा कॉलोनाइजेशन किया था दुनिया के एक बहुत बड़े पोर्शन का, वैसे उस समय रोमन एम्पायर ने यूरोप के एक बहुत बड़े पोर्शन को कॉलोनाइज किया था। कई सारे कल्चर्स, कई सारे एरियाज, जैसे कि हिस्पानिया जिसको आज स्पेन और पोर्चुगल कहते हो, गॉल जिसको फ्रांस कहते हो, जर्मेनिया जिसको कहते हो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया वाला एरिया, यूके जो कि उस समय ब्रिटानिया हुआ करता था, पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका, कार्थेज, इजिप्ट, यूदया जहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन है, ये सारे एरियाज रोमन हेजमनी के अंदर आ चुके थे। मैं कई बार कहता हूँ कि पीपल आर लाइक कंट्रीज। जैसे कि लोगों के बीच में डायनामिक्स होते हैं कि स्ट्रॉन्ग आदमी वीक को दबा देता है, वैसे ही कंट्रीज के बीच में भी डायनामिक चलती है। जो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बन जाती है और थोड़ी सी भी अग्रेसिव होती है तो अपने आसपास के सारे स्टेट्स को दबा डालती है और ऑक्यूपाई कर डालती है। ये अग्रेशन का गेम दुनिया में शुरू से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग देश है वो हमेशा वीक देश को दबाता रहेगा। अब इटालियन पेनिनसुला के बाहर जो लोग रहते थे उनका एक ट्राइबल कल्चर हुआ करता था और रोमन्स इनको बोलते थे बारबेरियंस, क्योंकि इनका कल्चर उतना डेवलप्ड था नहीं। ये वायलेंट होते थे, ये सैवेजरी करते थे, काफी ब्रूटल होते थे, ये होर्ड्स में चलते थे। मोस्ट ऑफ देम वर नोमैडिक, मोस्ट ऑफ देम वर पास्टोरल पीपल। तो इन ऑक्यूपाइड एरियाज में ये लोग रहते थे। अब इन लोगों को अकोमोडेट करना, इन लोगों को कंट्रोल करना रोम के लिए बन गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रोम का सिटीजन बनना तो आसान था नहीं, यहाँ तक कि जब रोम रिपब्लिक था तो उस समय तो बर्थ से ही सिटीजन बन सकते थे। जो आदमी रोम में पैदा हुआ है और जिसकी रोमन लीनियज है उसी को सिटीजन कहा जाता था। बाद में जो रोम का ट्रांजिशन रिपब्लिक से एम्पायर में हुआ तो फिर एक और प्रोविजन आ गया कि अगर कोई बाहरी आदमी रोमन आर्मी में सर्व करता है 25 साल तक, इन लोगों को कहते थे ऑक्सिलिया, तो 25 साल तक सर्व करने के बाद वो क्वालिफाई होता है रोमन सिटीजनशिप के लिए। तभी ये प्रोसेस कुछ हद तक डिफिकल्ट ही था। अब शुरुआत में जो ये बारबेरियन ग्रुप्स थे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के, जैसे कि जर्मन्स, गॉल्स, ब्रिटेन और बाकी सारे केल्टिक ट्राइब्स, ये सारे टेम्पररीली आते थे रोम में काम करने के लिए एज वर्कर्स। टेम्पररीली काम करते थे, फिर वापस चले जाते थे अपने घर, क्योंकि ये सिटीजन तो वैसे भी नहीं बन सकते थे। बाद में इन्होंने काम करना शुरू किया रोमन आर्मी के अंदर एज मर्सिनरीज। इनकी लॉयल्टी कभी भी रोम की तरफ नहीं रहती थी, काम बस करते थे आर्मी में फॉर द मनी। दे वर मसल्स फॉर हायर। चौथी शताब्दी में सेंट्रल एशिया से एक काफी खतरनाक बारबेरियन ग्रुप आता है जिसको कहते थे हूण। इनका एक ब्रांच अल्कन हूण तोरमान के नेतृत्व में भारत की तरफ आता है और लड़ता है गुप्त साम्राज्य से। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त से इनकी बहुत ही भीषण लड़ाई होती है और स्कंदगुप्त के बाद से गुप्त साम्राज्य के पतन में इनका ही हाथ रहता है। इनका दूसरा ब्रांच जाता है अतिला के नेतृत्व में रोम की तरफ और इनके आने की वजह से जो बाकी बारबेरियंस थे वो इतने डर जाते हैं कि वो भागने लगते हैं वेस्टवर्ड्स, रोम की तरफ। इस तरह से रोम की मुलाकात होती है कुछ और बारबेरियंस से, जैसे कि मजार्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स, विसिगॉथ्स, वांडाल्स, और ये सारे के सारे आ जाते हैं इनके दरवाजे पे। अब रोमन्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि इनके साथ हम करें क्या। इनकी भाषा इतनी अलग है, इनका रिलीजन इतना अलग है, इनका कल्चर इतना अलग है, ये हमें समझ में आते नहीं। तो व्हाट डू वी डू विद देम? शुड वी फिनिश देम, शुड वी कैप्चर देम और शुड वी हायर देम? तो रोमन्स के अंदर ये डर भी बैठ गया कि हंस से कैसे डील करेंगे, क्योंकि अगर इन बारबेरियंस को उनसे डर लग रहा है तो इसका मतलब वो सच में बहुत खूंखार होंगे। तो रोमन्स ने डिसाइड किया कि वो स्टार्ट करेंगे एक फेडराती सिस्टम, जिसके अंतर्गत वो इन सारे बारबेरियन ट्राइब्स से करेंगे अलायंस और इनकी मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज में उन्हें वो लैंड, मनी और बाकी सारे प्रिविलेजेस देंगे। इसके साथ शुरू हुआ इनका रिलेशन अच्छा खासा इन सारे बारबेरियन ट्राइब्स से। क्योंकि रोमन्स और बारबेरियंस का कल्चर एकदम रेडिकली डिफरेंट था तो एसिमिलेशन की कोई बात ही नहीं थी। रोमन्स ने कोशिश की बहुत सारी कि बारबेरियंस को एसिमिलेट करा दें अपने कल्चर में, लेकिन ये हुआ नहीं। दे ऑलवेज रिफ्यूज टू एसिमिलेट। बारबेरियंस रेडी नहीं थे कि वो रोमन सोसाइटी में रह सकें। इसके बावजूद कि वो रोम में काम कर रहे थे, रोम की सेना में काम कर रहे थे, रोम जैसा ट्रीटमेंट चाहते थे, इसके बावजूद दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रोमन कल्चर। साथ ही साथ बारबेरियंस कंप्लेन करने लगे डिस्क्रिमिनेशन का, बायसनेस का, पेमेंट कम हो रही है, इसका हमारे साथ खराब ट्रीटमेंट हो रही है, हमें इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फिर पैदा हो गए। बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि फेडराटी सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के कुछ साल के अंदर ही विसिगॉथ्स ने आक्रमण कर दिया रोम के ऊपर और उनके राजा अलारिक द फर्स्ट के नेतृत्व में आके रोम को सैक कर दिया, लूट लिया। ये था रोम का पहला सैक, द फर्स्ट सैक ऑफ रोम इन 410 AD। और अब तक रोमन्स को समझ जाना चाहिए था कि वो गलती क्या कर रहे हैं, पर वो समझे नहीं और आगे जाके रोम को और भी बार सैक होना था। अब इस पॉइंट तक रोम की पॉलिटिकल लीडरशिप में दो फैक्शन पैदा हो चुके थे। एक फैक्शन जो कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट था और एक फैक्शन जो कि इमिग्रेशन के फेवर में था, और दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ये सब चलते रहते थे।
साथ ही साथ राजाओं का असैसिनेशन शुरू हो चुका था। एकदम टोटल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी सेंट्रल लीडरशिप में, जिसकी वजह से बारबेरियंस को यह संदेश मिल गया कि रोम अब सॉफ्ट हो चुका है और इसको एकदम से खत्म कर देना चाहिए। तो 410 एडी के सैक के बाद से 455 एडी में दोबारा सैक होता है, इस बार वंडाल्स के द्वारा। वंडाल्स वही बारबेरियंस हैं जिनके नाम पे पड़ा है शब्द का नाम वैंडलिज्म। वैंडलिज्म मतलब होता है तोड़फोड़। तो ये वैंडलिज्म जो शब्द है वो वंडाल्स से ही आया है। वंडाल्स ने राजा जिनसरिक के नेतृत्व में आके रोम को फिर से सैक किया इस बार। अब सोच रहे होगे कि रोम की माइटी आर्मी इन बारबेरियंस से हार कैसे जा रही थी बार बार। सच बात यह है कि रोम अब रोम रहा ही नहीं था। रोम की जो पॉपुलेशन थी अब वो बारबेरियंस से भर चुकी थी। रोम के जो रियल रोमन्स थे अब वहां पे उतने थे ही नहीं। रोमन आर्मी वॉज मेजरली बारबेरियन इन कैरेक्टर। उसकी जो आर्मी थी जो पहले सिर्फ रोमन्स की हुआ करती थी, From this point on, this army was dominated majorly by barbarian people. रोम जिसने शुरू में अपनी सिटीजनशिप के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रखे थे कि जो जन्म से रोमन है वही सिटीजन है, ये अब बारबेरियन से भर चुका था। चाहे वो सिटीजनरी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पब्लिक ऑफिसेज हो, बारबेरियंस डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ये रोमन रहा ही नहीं था। चाहे रिलीजन की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, चाहे इन जनरल आइडेंटिटी की बात करो। साथ ही साथ इतने सारे रेफ्यूजीज के वेलफेयर पे जो पैसे खर्च हो रहे थे, उससे रोम के स्टेट एक्सचेकर पे बहुत सारा बर्डन पड़ रहा था। इसके साथ ही जो इनके पुराने मित्र थे वंडाल्स, जो पुराने फेदराती थे, अब वो नॉर्थ अफ्रीका को कंट्रोल करते थे और इन्होंने रोम की तरफ ग्रेन की सप्लाई ही रोक दी थी। बाय दिस टाइम रोम की सोसाइटी डाइल्यूट हो चुकी थी। रोम का अब कोई सिंगल कल्चर नहीं बचा था, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर कल्चरल हो। कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं बची थी। इट वॉज डाइल्यूटेड बाय द इनकमिंग वेव्स ऑफ बारबेरियंस। इसके साथ साथ जो जनरल प्राइड होती है पॉपुलेशन की, वो भी गायब हो चुकी थी। जो नेचुरल बॉर्डर्स थे, डानूब नदी और राइन नदी, अब इन बॉर्डर्स का कुछ मतलब नहीं था, बिकॉज दीज रिवर्स वर ओवरवेल्म्ड विद वेव्स एंड वेव्स ऑफ रेफ्यूजीज। Refugees came in freely without much resistance. Rome was overwhelmed. इस पॉइंट तक रोम एक तड़पते हुए शख्स की तरह था जो बस मौत की भीख मांग रहा था। It was begging for a coup d'etat, and the coup d'etat was delivered by the King Odoacer of the Germans. जर्मेनिक बारबेरियन किंग ओडोवेसर ने रोम पर हमला किया और उस समय जो कैपिटल बन चुकी थी रवेना, क्योंकि रोम को इतना तबाह किया गया था कि they had to shift the capital. Odoacer conquered the capital of Ravenna and took it from a child emperor Romulus Augustulus. उसको उसने हटा दिया तख्ती पर से और उसके रीजेंट को मार दिया and he took over Rome. इस तरीके से वेस्टर्न रोमन एम्पायर got finished. वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बाद जिन जिन जगहों पर रोमन प्रोविंसेस थे वहां पर इंडिपेंडेंट बारबेरियन किंगडम्स का राइज हुआ, जैसे कि इटली में जर्मेनिक किंगडम, स्पेन में विसिगोथिक किंगडम, बाल्कन्स में ऑस्ट्रोगोथिक किंगडम। और इन किंगडम्स के राइज होने के बावजूद जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और जो साइंटिफिक प्रोग्रेस रोम ने की थी वो अब रुक चुकी थी। इट केम टू अ हॉल्ट एंड इट रिग्रेस्ड। एक तरह की डार्क एज आ चुकी थी यूरोप में। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आज के टाइम पे ये एपिसोड रिपीट कैसे हो रहा है। वेल, यू बी द जज। Searching for a piece of me. I've been counting on the hands of time.